नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आम सी है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो आपकी कही हुई बात को गलत साबित करने में लगे रहते हैं और अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। वो शायद आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने कहा दिन है तो वो कहेंगे रात है, और वो इसे सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम से अगर ऐसे लोगों के बारे में पूछा जाए तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हरिशंकर प्रसाई की काबिलियत को दाद देनी चाहिए। और वो तो गुरु हैं। वो कितनी सहजता से किसी भी इंसान को और किसी भी इंसान की के बारे में उसकी जो भी अच्छाई बुराई है, या उसका जो भी टैलेंट है, या जो उसकी खामियां हैं, वो बहुत अच्छे से सहजता से बता देते हैं। तो सुनते हैं आज उनकी कहानी असहमत। पर उसको सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी कहानियाँ सुननी पसंद है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊँ, कुछ अपनी, कुछ इनकी, कुछ उनकी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब सुनते हैं असहमत, हरिशंकर प्रसाई की कहानी। ये सिर्फ दो आदमियों की बातचीत है, ठीक है। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की। हाँ, सुना तो है, छंब में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। अब उसको ये बात पसंद ही नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ कैसे मिला सकता है। खास ज़रूरी है, जहाँ वो लड़ें वहाँ लड़ना चाहिए या हर कहीं घुस जाना चाहिए। हाँ, उधर नहीं बढ़ना था। इसने फिर सहमति जताई, पर ये असहमत होने वाले इंसान ने फिर कहा, मगर मैं कहता हूँ क्यों नहीं बढ़ना था। उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तो तुम्हारे बाप रोक सकते हैं उन्हें, फिर तो उधर ही बढ़ना ठीक होगा। उन्होंने फिर सहमति जताई। ठीक हुआ, ठीक हुआ। कुछ समझते भी हो इसका मतलब क्या होता है? टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। हाँ जी, ये तो हमला जैसा ही हो गया। अब इन्होंने सहमति जताई, मगर मैं कहता हूँ जो इसे हमला कहता है वो बेवकूफ़ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए बढ़े हैं। इन्होंने फिर सहमति जताई। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ। पर उन्हें आपकी सहमति पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मगर सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर तुम दुनिया की नज़रों में धूल नहीं झोंक सकते हो। जो हुआ है वो सबको दिख रहा है। इन्होंने फिर हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, विल्सन ने तो ऐसा कुछ कहा भी है। पर इन्हें ये बात फिर नहीं पसंद आई। तुम विल्सन की कहने की परवाह क्यों करते हो? जो तुम्हें सही दिखे करो। बिल्कुल ठीक है, जो देश के हित में है वही करना चाहिए। इन्होंने सहमति जताई। फिर इन्हें सहमति पसंद नहीं आई। देश हित की बात करते हो। देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? ठीक कहते हो। अब इन्होंने सहमति जताई। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है। पर इन्हें सहमति फिर नहीं पसंद आई कि फिर बोले, मगर मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय रुख ही देखते रहोगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतर्राष्ट्रीयता की धुन में ही तो तुम लोगों ने देश को गारत में डाल रखा है। इन्होंने असहमति जताई। इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता है वो मैं हूँ। हरिशंकर प्रसाई जी कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूँ, पर वो सहमत होने ही नहीं देता। वो कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वो झट से असहमति पर पहुँच जाता है। सहमति से भी वो नाराज़ है और असहमति से भी। पर असहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है, इसीलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूँ, जैसे आंधी आने पर आदमी ज़मीन पर लेट जाए।
उसने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ देखने लगा, वो खिसियाया, कैसे बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, खिजा, कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ, सबको देखूंगा, तना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ, कैसा दुर्भाग्य है, दुखी हुआ, ऐसों की चलती है, मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया। वो उंगलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूँ, ये एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास में आगे की अपेक्षा होगी कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, कीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वो किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती जाए जो सिर्फ अपने को हमेशा सही मानता है। उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वो सबसे नफरत करता है, खिजा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया में इसी तरह की लड़ाई है। पर वो मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे ही गलत क्यों साबित करता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ लड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले, मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही सिपाही से लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उसकी अक्सर भेंट होती है, उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया है। इनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात उसकी मुझसे होती थी, इसलिए इन कुछ प्रतिनिधि में मैं भी आ गया। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया। मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत हो जाती है, मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है, मुझ पर नाराज होता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूँ तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूँ और पिट रहा हूँ। वो मुझसे नफरत करता है, मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वो परेशान भी हो जाता है। जिससे नफरत है उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती। मुझसे मिलकर, मुझे गलत बताकर, मुझ पर खिंचकर, मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है, उसके लिए वो मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते हैं। वो कुल 4-5 मील सड़कों पर मुझे खोजता है और दुनिया को जीतने के लिए कोई ज्यादा नहीं चलता। वो अगर सारी दुनिया गलत और वो सही है तो मैं गलत हूँ और वो सही। मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था, तब वो भयंकर रूप में फूट पड़ता था। उसे गलत माने जाने पर गुस्सा आता था, वो लड़ बैठता था, गाली गलौज पर आ जाता था। मैंने सहमति होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूँ तो वो सोचता है कि वो कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों ही सही हैं। दुनिया सही हो ही नहीं सकती। ये झट से ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वो एकमात्र सही आदमी और दुनिया गलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूँ और वो फिर उस बात पर आ जाता है जिसे वो खुद काट चुका है। बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो कहता है। हाँ, बहुत फैला हुआ है, मैं सहमत हो जाता हूँ। वो कहता है लोग हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, इतना भ्रष्टाचार है नहीं, यहाँ तो सब सियार है। एक ने कहा भ्रष्टाचार तो सब कोरस में चिल्लाने लगे भ्रष्टाचार। मुझे भी लगता है भ्रष्टाचार का लोग हल्ला ज़्यादा उड़ाते हैं। मैं सहमत होता हूँ, मगर बिना कारण लोग हल्ला नहीं मचाएंगे। होगा तभी तो हल्ला करते हैं, लोग पागल थोड़ी हैं। वो फिर असहमत हो जाता है। मैं सहमत होता हूँ, हाँ, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। वो असहमत होता है, सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो, उन्हें तो तुम ही भ्रष्ट करते हैं। मैं फिर सहमति प्रकट करता हूँ, हाँ, जनता खुद घूस देती है तो वो ले लेते हैं। वो असहमत होता है, जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूसती है? वो भ्रष्ट ना हो तो जनता क्यों दे? कोई घटना होती है तो उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उससे उसका उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मढ़ देता है। फिर वो हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है।
नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो उस घटना के लिए जिम्मेदार भी हमें मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई हो। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही इयान स्मिथ की सरकार बनवा दी हो। वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी फिर शुरू हो गई तो उसने मान लिया कि हमने ही बम वर्षा का हुक्म दिया था। कुछ दिन वो खूब भन्नाता रहा, मिला नहीं। एक दिन वो मिल गया, ऐसे मिला जैसे युद्ध अपराधियों से मिल रहा हो। मिलते ही फूट पड़ा, तुम्हारे अमेरिका ने ना फिर बम बरसाना शुरू कर दिया। उसने हमें ऐसे देखा जैसे पुलिस हत्यारों को देखती है। ये हरिशंकर परसाई के साथ हो रहा। हमने कहा ये बहुत बुरा हुआ, इससे क्रांति की आशा फिर से नष्ट हो गई। वो एक क्षण को सहम गया। कई दिनों से हमें बमबारी का समर्थक मानकर हमसे नफरत कर रहा था, मगर हम तो बमबारी की निंदा कर रहे हैं। अब वो क्या रुख अपनाए? उसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी, खिंचकर बोला, शांति। व्हाट डू यू मीन बाय शांति? ये शब्द झूठा है। सब शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने साफ रुख अपनाया, कह दिया, बुरा किया क्या? हाँ, बुरा किया। उत्तर से दक्षिण में फौज आती है, चीनी हथियार आते हैं, उसके ठिकानों पर बम गिराए जाते हैं। इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक मालूम पड़ती। क्यों ठीक है जी? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम फिर सहमति प्रकट करते हैं। हाँ, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिराने चाहिए थे। वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कहीं भी क्यों गिराना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? ये उसके राज्य का हिस्सा है क्या? हम फिर सहमत होते हैं। ठीक है, तो एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो फिर हमारी सहमति को उल्टा लेते हैं। मगर बहुत से बेवकूफ़ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वो कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और उंगलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडौल उस जवान के कपाल पर 3 रेखाएं खींची रहती हैं। हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है। एक कॉलेज में पढ़ाता है, कॉलेज से नफरत करता है, लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है। बगीचे में खिले फूलों से भी नफरत करता है। मकान मालिक से इसलिए नाराज़ है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज़ है। नाले से मच्छरों के लिए नाराज़ है। दुनिया से क्यों नाराज़ है ये ठीक वो नहीं जानते हैं। मैं अंदाज ही लगा सकता हूँ, शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली होंगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालत के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते। वो अनुपात से ज़्यादा हो जाती है तो बहुत से तो अपने पिता के ज़माने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के ज़माने में हर MA पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता। मगर उस संदर्भ में जो MA होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है वो अक्सर निराश होता है। महत्वाकांक्षा के कारण वो स्कूल की नौकरी भी नहीं करता, बेकार रहता है, घुटता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। इस हिसाब में कहीं गड़बड़ हो गई। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा बनाई। अपने मूल्य निर्धारण में वो ज़्यादा ही उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया। साधारण से विशिष्ट बनने की ज़रूरत उसने नहीं समझी। साधारण से विशिष्ट बनने की ज़रूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा ज़माने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नज़रअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तब इस घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत अच्छी नहीं दी, ठीक नहीं दी। उसके साथ अन्याय किया और सिर्फ उसी के साथ। वो आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता, उनसे नफरत करता। उसका व्यक्तित्व टूटता है। वो उसे जैसे तैसे समेटकर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वो विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि
विशिष्ट हुए बिना वो जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया था। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया, वो उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा, क्या हुआ उस नौकरी का? उसने कहा नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं उसके इस भाव के लिए वो मुझे ही जिम्मेदार न मान ले, पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा, आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वो सहमत हो गया, बोला ठीक कहते हो, ऊपर के लोग अपनों को अच्छी जगह फिट करते हैं और योग्य आदमियों की अवहेलना करते हैं। हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। तभी तो सब जगह का स्तर गिर रहा है। अरे भाई, स्तर तो कुछ रहा ही नहीं है। पता नहीं कब तक ये अंधेर चलेगा। मैं भी यही सोचता हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। सहमति के इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वो किसी बात पर असहमत उठे, मैं चल दिया। वो भी मुड़ा, मगर वो उंगलियों के कटाव नहीं गिन रहा था। कहानी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, पर आप इसको सुनेंगे तो समझ में आएगी। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है ना, हर चीज़ में गलतियाँ निकालता है, तो समझ जाइएगा कि उसने दुनिया से अपेक्षा तो बहुत रखी थी, पर उसको वो सब मिल नहीं पाया। इस कारण से उसे दुनिया अब बुरी ही लगती है। हर किसी चीज़ में कमी ही लगती है। तो ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली कहानी लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और खुश रहिए।